हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकर आर्ट्स क्लासेस में। नागरिक शास्त्र में बिना पढ़े कैसे पास हों। कल आपका सुबह में मॉर्निंग में आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है। बाकी जो पेपर हैं वो जो है इवनिंग में है, यानी दोपहर के टाइम में है। सिर्फ अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र ही सुबह के टाइम में है, तो इसका ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बिना पढ़े कैसे आप पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि वो तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तो कैसे जो है पास हो सकते हैं। तो बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं, इसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिए कि 100 में से जो है अगर आप 33 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो उसमें जो है 33 से ज़्यादा ही आपका आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा उसमें देखना है। बहुविकल्पीय सवाल आपको तो करना होगा क्योंकि इसमें सिर्फ टिक करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अति लघु जो सवाल आएगा उसमें लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे लघु उत्तरीय फर्स्ट, इसके बाद लघु उत्तरीय सेकेंड और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो यहाँ पे जो है सवाल जो इस प्रकार से दिया रहेगा, इसको बनाकर कैसे लिखें मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को समझकर उसी क्वेश्चन से आंसर निकाल के जो है आपको लिखना, ये भी एक कला होती है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये तरीका अपना लेना, पास हो जाओगे, पक्का है। यहाँ पे दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, मैं इसी सवाल को टच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है 4 + 4 8 नंबर का है, तो यहाँ से ज़्यादा नंबर मिलेंगे और जो है बनाकर लिखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। बाकी आगे भी और बता देंगे, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे सवाल है, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है? भारतीय विदेशी नीति के निर्धारण में क्या यह प्रासंगिक रह गया है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं। तो इसको जो है आप पहले पढ़ेंगे 1 बार 2 बार और उसके जो है अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जो है आंसर निकालेंगे। गुट निरपेक्षता से क्या आशय है? गुट मतलब क्या होता है? समूह होता है। जब आप अपने दोस्तों के गुट में होते हैं तो क्या अकेले होते हैं या कई सारे लोग होते हैं? आपका जवाब होगा कई सारे लोग होते हैं। इसका मतलब ये गुट का मतलब क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। गुट का मतलब क्या हो गया? समूह हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों तो बात हमको कन्फर्म हो गई, गुट का मतलब समूह होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है निरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब क्या हो गया? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जब आप गुट में होते हैं तो क्या आप ताकतवर होते हैं? क्या आप अपने आप को जो है बलवान समझते हैं या फिर अपने को कमज़ोर समझते हैं? आपका जवाब होगा, जब अपने गुट में समूह में रहते हैं तो आप ताकतवर समझते हैं अपने आप को। आप जो है जब जैसे बाइक पे जा रहे हैं, जब अकेले जाएंगे बाइक से तो नॉर्मल में जाएंगे, लेकिन जब बाइक पे 3 लोग 4 लोग बैठ के जाते हैं आप लोग पेपर देने, तो ऐसा लगता है कि आप जैसे लगा रोड जो है वो आपका रोड है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये, जब आप गुट में होते हैं तो आप ताकतवर हो जाते हैं। तो यह निरपेक्षता का मतलब ये होता है जो किसी पर निर्भर ना हो, जो किसी की बात की अपेक्षा ना करे, उसे कहते हैं निरपेक्षता, ठीक है। तो यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अब शाब्दिक अर्थ निकालना है, तो आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, जो बात सही हो, ठीक है, जो बात सही हो या फिर जो बात गलत हो, जो बात सही हो या फिर जो बात गलत हो, इन दोनों का समर्थन ना करते हुए हमें सही नीति अपनानी है, ठीक है। ध्यान की बात को समझेंगे। जब हम सही गलत में जो है सही का नीति अपनाएं तो उसे गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमेशा आपको सही का नीति अपनाना है, सही समर्थन करना है, सही लोगों का साथ देना है। तो जो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे जो है इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना है और लिखना है कि भारतीय विदेशी नीति के निर्धारण में क्या है? प्रासंगिक है। इन्हीं अगर हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं, ठीक है, तो क्या सही है और क्या गलत है, इस पे हमें फैसला करना है, इस पे हमें अमल करना है। तो यही गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लिखा है भारतीय। भारतीय हम क्या हैं? हम भारतीय हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है विदेशी। विदेश मतलब क्या होता है? जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि विदेश में जा रहे हैं। जैसे लोग सऊदी अरब में गए, चाइना में गए, पाकिस्तान में गए, जापान में गए, तो वहाँ पे विदेश में जाना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीति। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब नियम समझ लीजिए, नीति का मतलब पॉलिसी, नीति, ठीक है। तो अगर हम जैसे मान लीजिए भारतीय जो भारत के लोग हैं, अगर ये जापान में जाते हैं, मान लेते हैं जापान में जाते हैं, तो जापान की नीति कुछ अलग होगी, यानी जापान का नियम कुछ अलग होगा। वहाँ पे किस प्रकार से रहना, खाना पीना, क्या वहाँ पे नियम कानून होते हैं, उसका नियम कानून अलग होगा। तो भारत में जो विदेशी नीति जो निर्धारण होगा, क्या ये प्रासंगिक है?
प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक का मतलब होता है कि जो सही और गलत है उसका उससे संबंधित मुद्दा क्या है। ठीक है, सही गलत का जो मेन मुद्दा क्या है वो प्रासंगिक के नाम से जाना जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए कि इससे महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा बात इसमें महत्वपूर्ण है, यही बात इसमें प्रासंगिक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लिखना शुरू करिए। जब लिखना शुरू करेंगे तो आप जो है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उससे संबंधित आएगा, और जब आइडियाज़ आएंगे तो छापो। चुप मार के किसी से कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करना है, आराम से छापो, लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है, जब बना कर लिखेंगे तो भैया 1-2 पेज तो आराम से भर देंगे, इतना तो अगर आप बना लेते हैं तो आप भर देंगे। ठीक है, तो अगर आप भर देंगे तो पक्का है पास हो जाएंगे। पहला पॉइंट। अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया रहता है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको भी कैसे बना कर ले सकते हैं? आपके पास दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देता है, चाहे आप ये क्वेश्चन करो चाहे आप ये वाला करो, अथवा करके दिया रहता है। सवाल यहाँ पूछा कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ वैदेशिक यानी यह विदेशी है संबंध मिश्रित प्रकार के रहे हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे कहा है भारत। ठीक है, भारत अपने पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब पड़ोसी देश हो गए। इनके साथ में जो विदेशी संबंध है वो मिश्रित प्रकार के हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है कैसे हैं, वो आप जब अच्छे से पता होगा। चाइना के साथ में कैसे संबंध अच्छे से पता होगा। नेपाल के साथ कैसे संबंध है अच्छे से पता होगा। भूटान के साथ कैसे संबंध है, म्यांमार के साथ कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है। तो इन देशों जो संबंध है वो मिश्रित प्रकार के हैं। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब सिंपल सी भाषा में सो खिचड़ी। ठीक है, क्या होता है? खिचड़ी। यानी जब खिचड़ी में कई मतलब जो चावल, दाल, थोड़ी सी आलू वगैरह, मटर वगैरह मिला दिया जाए तो खिचड़ी बन जाती है। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिक्स, यानी खिचड़ी। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग प्रकार के मिश्रित प्रकार के संबंध रखता है। पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध है भारत का, चीन के साथ कुछ संबंध है, भूटान के साथ कुछ संबंध है, नेपाल के साथ कुछ संबंध है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप इसके बारे में लिखिए। आप पहले लिखिए भारत और चीन का संबंध बताइए, फिर भारत पाकिस्तान का संबंध बताइए, फिर भारत नेपाल का संबंध बताइए, फिर भारत जो है भूटान का संबंध बताइए। बता दीजिए कि जो है भारत पाकिस्तान कैसे संबंध है, भारत नेपाल के साथ कैसे संबंध है। अगर पाकिस्तान में जाना हो आपको तो फिर क्या क्या करना पड़ता है। नेपाल में जाना होता तो क्या वीज़ा लगता है? नहीं, वीज़ा नहीं लगता, आराम से जा सकते हैं नेपाल में, है ना। लेकिन अगर किसी जैसे चाइना में जाना हो तो उसमें हमको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान में जाएंगे तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन संबंध को बताना है और आराम से सोच सोच के लिखना है। इतना तो आप टेलीविज़न पे, मोबाइल पे देखे होंगे, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल के साथ कैसा संबंध है। तो लिखते रहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन जिससे मान लो दिया है कि वर्तमान भारत चीन संबंध का मुख्य आधार एक तो सीमा विवाद है, दूसरा व्यापार है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भैया समझने की कोशिश करो। वर्तमान में नहीं, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, भारत चीन संबंध की बात हो रही है, पहला पॉइंट। अगला है कि यहाँ पे मुख्य आधार क्या है, भारत चीन संबंध का मुख्य आधार क्या है। पहला तो सीमा विवाद है, भारत चीन के बीच में हमेशा सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं। अच्छे से पता आप लोग को, आपने टेलीविज़न में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल चलाते होंगे देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में कहीं देखा होगा कि भारत चीन के साथ कैसे संबंध है। हमेशा चीन जो है भारत के कुछ हिस्से कब्जा करना चाहता है। तो कितने संबंध है, कैसे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, व्यापार आप सभी को अच्छे से पता है कि हर चीज़ चाइना, हर चीज़ चाइना, मोबाइल भी चाइना, कपड़ा भी चाइना, नहीं कपड़ा नहीं चाइना, खाने पीने वाले सामान भी चाइना, हर चीज़ चाइना है। तो कहने का तात्पर्य कि व्यापार और सीमा विवाद ये दो मुख्य आधार हैं, इसके बारे में बताना है। तो लिखो कि व्यापार में भारत में हर चीज़ चाइना है, जो भी सामान आते हैं वो चाइना सामान आते हैं, कोई विदेश से सामान और आता ही नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, चाइना सामान होता है। तो इसके बारे में आप लिखो सोच सोच के। जब लिखना स्टार्ट करोगे ना तो कुछ और सेंटेंस आपके दिमाग में आएंगे। इसको कहते हैं सही तरीके से बना कर लिखना, और इसे कहते हैं नंबर एग्जामिनर से खींच कर लेकर आना। पूरा नंबर मिलेगा, बस ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरीय सेकंड का। इस प्रकार से इसको भी क्वेश्चन को समझना है। कुछ ऐसे जो है क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सोवियत संघ, सोवियत संघ इसका मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है किसकी, रूस की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, रूस की बात हो रही है, सोवियत संघ। तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका मतलब कि अमेरिका की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। इसकी अर्थव्यवस्था में विभेदी जो है विभेदकारी 3 विशेषताएं बताइए। मतलब ये सिंपल वर्ड में कहा जाए कि अगर मैं बता दूं तो इसमें रूस प्लस यूएसए का मतलब अमेरिका की बात हो रही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, क्या अंतर है। तो अगर मैं एक लाइन बता दूं तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, ये है पूंजीवादी देश। ठीक है, ये है पूंजीवादी देश। पूंजीवादी देश का मतलब क्या है, पूंजीवादी देश का मतलब यहाँ पे सभी पूंजीपति हैं अपने आप में। लेकिन सोवियत संघ जो रूस है ये समाजवादी है। ठीक है, ये क्या है, समाजवादी। और ये दोनों मिलाकर भारत कैसा है, मिश्रितवादी है। ठीक है, लेकिन भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है रूस और अमेरिका के बारे में बात हो रही है। तो एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ पूंजीवादी है। इन अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, 3 विशेषताएं बताना है, 6 नंबर मिलेगा। आराम से लिखो कि सोवियत संघ में समाजवादी है, अमेरिका में पूंजीवादी है, और इनमें 2 हेडिंग आपको ऐसे मिल गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा भाई। इस प्रकार से बना कर लिखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, जिससे सवाल यहाँ पे यूरोपीय संघ की सफलता के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यूरोपीय संघ के जो है जो देश हैं यूरोपीय के, उनके जो है सफल हुए, तो उनके लिए जो है किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो लिख सकते हैं इसमें कि एक तो कारण होगा राजनीतिक। ठीक है, एक कारण होगा राजनीतिक। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं तकनीकी, क्योंकि तकनीकी कारण भी यहाँ पे आगे जाता है, तभी तो सफलता मिलेगी। तो राजनीतिक तकनीकी कितना पूछा है, 3 पूछा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट और लगा दो। राजनीतिक हुआ, तकनीकी हो गया, और यहाँ पे इसके बाद जो है आप तकनीकी के साथ जो है सांस्कृतिक लगा सकते हैं। ठीक है, या धार्मिक लगा सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बना कर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। आगे सवाल दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजना की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। भारत की बात हो रही है ना, अपने देश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आर्थिक विकास की। भारत में आर्थिक विकास में थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ आर्थिक का मतलब, आर्थिक विकास का मतलब। अगर जो है अगर आप जो है यहाँ पे, अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं और आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है, अगर आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, आपके दोस्त 5 लोग हैं, तो आपको खर्चा करना है। अब इस 100 रुपये में खर्चा करना है, आपके पास 100 रुपये, तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही आप खर्चा करोगे। बात समझ में आ रही है, यानी जितना है उतना ही खर्चा करोगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास 1000 रुपये हैं और उसके जो है 5 दोस्त हैं, तो ये 1000 रुपये के अनुसार खर्चा करेगा। बात समझ में आ रही है, 1000 रुपये के अनुसार खर्चा करेगा। अब मुझे इतना बता दो कि ये 100 रुपये वाला ज़्यादा अपने दोस्तों पे खर्चा कर पाएगा या 1000 रुपये वाला खर्चा कर पाएगा। आपका जवाब होगा 1000 रुपये वाला खर्चा कर पाएगा। ऐसे ही जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो उसकी आर्थिक विकास ज़्यादा होगी, जिसके पास पैसा कम होगा उसकी आर्थिक विकास कम होगी। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना, पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब 5 वर्ष। कोई योजना चलाई जाती है 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ 5 वर्ष के लिए एक योजना चलाई जाती है, और वो 5 वर्षों में जो योजना चलाई जाती है उसमें क्या क्या विकास होते हैं भारत के आर्थिक विकास से, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हम। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लिखो कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना से क्या क्या विकास हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब पूरा विकास जो है इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आर्थिक विकास के बारे में सोच सोच के लिखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। आगे देखिए, भारत में पूर्व भारत में चलाए गए अधिकांश आंदोलन संस्कृति अभियान या फिर आर्थिक पिछड़ेपन की मिलजुली अभिव्यक्ति है। समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए कि इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा वर्णन कीजिए जो है किस प्रकार से जो है आंदोलन चलाए गए थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे तो समझने की कोशिश करिए। देखिए, पूर्वी भारत की बात हो रही है, यानी भारत के पूरब दिशा में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर हो गया आपका वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। ठीक है, यानी ईस्ट मतलब पूरब, पूरब की बात हो रही है। जो पूर्वी भारत में है यहाँ पे चलाए गए कुछ आंदोलन हैं।
कौन से आंदोलन है? सांस्कृतिक आंदोलन है। ठीक है, हर राज्य की अलग अलग अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति से संबंधित कुछ आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो अपनी संस्कृति बचाकर रख सकें। और आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब ये होता है कि जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं, जो जनजाति के लोग होते हैं, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उनके बारे में जो है कुछ आंदोलन चलाए गए हैं। इनके बारे में आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं। फिर आर्थिक पिछड़ेपन, जो लोग गरीब होते हैं, सरकार उनके पर ध्यान नहीं देती है, तो जब ध्यान नहीं देती है तो फिर क्या करते हैं, वो लोग आंदोलन करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने जो है जो उनको व्यवसाय व्यापार में हो सके उसके लिए जो है आंदोलन करते हैं। तो ऐसे बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप काम करोगे, ऐसे आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और जो है पूरा नंबर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ बना सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उसको बना के आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में से क्या आशय है, इसके क्या परिणाम है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। नवीन का मतलब क्या होता है? नया होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में आना जाना या फिर व्यापार करना, ये अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। ठीक है, जब एक देश से दूसरे देश में कोई बात होती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था मतलब मैंने वही कहा कि एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझाया। अगर आपके जेब में 10 रुपये हैं तो आप जो है कैसे विकास कर सकते हैं, किसी की जेब में 100 रुपये हैं तो वो कैसे विकास कर सकता है, उसके बारे में बताना है। तो नए आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास व्यवस्था है उसके बारे में बताना है कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो कैसे उस देश का विकास हो सकता है, कैसे उस देश का भला हो सकता है। ये सब जो है बना के यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके क्या परिणाम है, इसके बारे में 2-4 लाइन बता देने कि क्या परिणाम है। परिणाम का मतलब क्या है, इसके बाद जैसे मान लो आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, फिर इसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जब आएगा तो फिर क्या परिणाम मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे कि फिर जो है सेकंड डिवीज़न पास होंगे, क्या परिणाम मिलेगा, ये आपका परिणाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कुछ सवाल है इसको भी मैं और भी अच्छे तरीके से इसको बता सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। तो अगर आप ऐसे जो है सेंटेंस को समझ के बनाएंगे तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे ये भी देख लीजिए, साझी संपदा यहाँ पे लिखा है। साझी संपदा का मतलब क्या होता है? साझी मतलब क्या होता है? साझी मतलब जैसे मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है, इसमें आधा आधा साझा कर लो, आधा तुम खा लो, आधा ये खा लेते हैं। तो साझा का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। संपदा का मतलब क्या होता है? संपदा का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी आपकी जो है पैसे, घर, ज़मीन, ये आपकी संपदा है। तो अगर ज़मीन की बंटवारा कर लिया जाए, आपकी जायदाद का बंटवारा कर लिया जाए तो वो साझी संपदा कहलाती है। तो अब इसके बारे में लिखो, समझ गए हो तो लिखो 2 लाइन, क्या दिक्कत है। ठीक है, किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। तो 2 राज्य का नाम बताना है। जैसे ये सेंटेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ बना के लिख दीजिए उसमें से। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं इसमें कुछ बना कर लिख सकते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे सवाल होते हैं इसमें आप बना के नहीं लिख सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना है।